नमस्कार साथियों, परीक्षण परिवार में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि साथियों हम लोग क्या कर रहे हैं, सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न पत्र आए हुए हैं हम उसको एक एक करके देख रहे हैं, क्योंकि साथियों आपको पता होगा कि आपका एग्जाम 20 तारीख को होना, 20 अगस्त को होना तय हुआ है। इसी उपलक्ष्य हम लोग क्या कर रहे हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर के पिछले साल के आए हुए प्रश्न है उसको हम एक एक करके देख रहे हैं साथियों। सीडीपी जैसे 30 प्रश्न जो बनते हैं, क्योंकि साथियों बहुत इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि जो हमारे पिछले प्रश्न पत्र आए हुए हैं उनको देखना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि क्या होता है एग्जाम में काफी प्रश्न जो होते हैं रिपीटेड मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में आज हम लोग अगला प्रैक्टिस अपना देखेंगे प्रीवियस ईयर का, जिसमें क्या कैसे कैसे आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्या क्या चीजें उसमें होती हैं, एक एक करके उसको देखेंगे और समझेंगे। तो साथियों इसी क्रम में चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं आज का हमारा मोटिवेशनल थॉट क्या है जो हमें एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। चलिए देखते हैं क्या है हमारा। वो कहते हैं ना साथियों, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। साथियों तो एकदम इसी क्रम में आप लोग लगे रहिए, क्योंकि आपका 20 तारीख को एग्जाम होना तय है। चलिए देखते हैं हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे प्रश्न पत्र जो प्रश्न दिए गए हैं उसको क्या क्या चीजें कैसे कैसे दी गई हैं। पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला ही प्रश्न हमारा क्या दिया, कथन के बारे में पूछा है। पहला ही प्रश्न हमारा क्या कहता है, कथन के बारे में दिया है। कहता क्या है कि कथन के देखिए, स्कूली काल के मतलब स्कूल के बच्चे जो होते हैं, स्कूली काल के प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न वातावरण प्रदान करना विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। मतलब जो बच्चे स्कूल से या फिर जो विद्यार्थी स्कूली रूप से जुड़े होते हैं, क्या उनके प्रारंभिक वर्षों में विद्यार्थियों को संसाधन संपन्न और वातावरण प्रदान करना क्या जरूरी होता है, विशेष होता है। तो बात बिल्कुल सही है। अगर कथन की बात करें, एक बच्चा जो हमारा क्या रहता है, अगर विद्यालय में वो क्या कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए हमको ऐसा समृद्ध वातावरण तैयार करना होगा जिससे क्या करे बच्चा क्या करे, आसानी से कोई भी चीजों को सीख सके। तो अगली बातें देखते हैं कथन में, और हमारा कथन हो गया। अब कारण में देखते हैं, कारण क्या कहता है कि विकास के कुछ संवेदनशील चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। बात यह भी सही है कि विकास क्या होता है, विकास के कुछ महत्वपूर्ण चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें क्या होता है, वो चरण क्या होते हैं, संवेदनशील होते हैं। ऐसे में क्या होते हैं, जिसके दौरान बच्चे जो होते हैं वो अपने वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। तो बात क्या है, दोनों, क्योंकि बच्चे के परिप्रेक्ष्य में विद्यालय से जुड़ी दोनों बातें कही जा रही हैं, तो इस क्रम में क्या हुआ है, बातें दोनों सही है। क्योंकि पहली बातें कह रही है कि कोई बच्चा अगर विद्यार्थी अगर कोई है स्कूल में अगर पढ़ाई कर रहा है, तो उसको हमको ऐसे वातावरण प्रदान करना है जिससे क्या करे, बच्चा विशेष रूप से कोई भी चीजों को सीख सके। और दूसरी बात हमारा कारण में क्या कहता है, विकास के कुछ संवेदनशील क्या होते हैं, चरण होते हैं जिसके दौरान बच्चे क्या होते हैं, अपने वातावरणीय प्रभावों से विशेषता अनुक्रियाशील होते हैं। तो बच्चा अगर क्या करेगा, सबसे ज्यादा बच्चे पर प्रभाव पड़ता है तो आनुवंशिकता और वातावरण का दोनों का बच्चे पे एक प्रभाव पड़ता है। तो इस क्रिया में हमारा कारण भी और कथन भी दोनों क्या होंगे, सही होंगे। देख लेते हैं, दिया ऑप्शन, सही विकल्प चुनिए। ऑप्शन पहला है क्या हमारा दिया है, ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। जब हमको पहला ही ऑप्शन सही मिल गया तो नीचे देखने हमको जरूरत नहीं साथियों। तो ऐसे में हमारा ऑप्शन जो सही होता है वो क्या होता है, पहला ही ऑप्शन जो हमारा दिया वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बात दोनों बच्चे के परिप्रेक्ष्य में सही कही गई है। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है। दिया है, हालांकि विकास के क्षेत्र एक दूसरे से संबंधित होते हैं, फिर भी बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक विचार इत्यादि को विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत सापेक्ष रूप से पढ़ा जाता है। मतलब कहता है यहाँ पर कि विकास का एक क्षेत्र क्या होता है, निर्धारित होता है। विकास क्या होते हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अंतर रूप से संबंधित होते हैं। ऐसे में क्या होती है, कहता है बौद्धिक क्षमताएं जैसे कि तार्किक हुए विचार, तर्क विचार, सोच इत्यादि जो चीजें होती हैं वो किस प्रकार से जुड़ी होती है, किस क्षेत्र से जुड़ी होती हैं। तो ऐसे में ऑप्शन देखते, पहला दिया क्या, ये भावात्मक रूप से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन भी कहता है क्या शारीरिक रूप से जुड़ी होती हैं। ऑप्शन सी हमारा कहता है क्या संज्ञानात्मक रूप से जुड़ी होती है। ऑप्शन डी कहता है क्या सामाजिक रूप से। तो एक बात करें, अगर विकास के क्षेत्र में एक दूसरा जो क्षेत्र जुड़ा होता है, अगर बात करें हम तर्क विचार सोच की समझ की, तो हमारा किससे होता है, बौद्धिक रूप से किससे जुड़ा होता है, वो हमारे संज्ञान से जुड़ा होता है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा, क्योंकि वो भावनात्मक रूप से नहीं जुड़ा, ना शारीरिक ना सामाजिक रूप। ऐसे हमारा ऑप्शन जो सही होता है वो हमारा सी ऑप्शन जो दिया है वही सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। दिया है, प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था बच्चे के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। सीटेट का बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये, बार बार पूछता है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान निम्न में से कौन सी संस्था
बच्चों के सामाजिकरण की, इस चीज को नोट रखिएगा, बच्चों के सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की भूमिका निभाती है। ऑप्शन ए दिया क्या, वो सामाजिक मीडिया होती है। ऑप्शन बी है परिवार होता है। ऑप्शन सी है कानून होता है। और ऑप्शन डी क्या, धार्मिक संस्थाएं होती हैं। तो आपको पता होगा साथियों, प्रारंभिक बाल्यावस्था में क्या होता है, एक बच्चा जो जो होता है उसके लिए सबसे पहले क्या होते हैं, उसका परिवार ही जो होता है वो पहला स्कूल माना जाता है और उसके माता पिता उसके पहले शिक्षक माने जाते हैं। तो ऐसे में अगर सामाजिकरण की प्राथमिक संस्था की अगर बात करें यहाँ पे, तो हमारा कौन होगा, हमारी फैमिली होगी, हमारा परिवार होगा। ऑप्शन बी जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही है। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे दूसरों का अनुकरण या नकल करना शुरू कर देते हैं। मतलब जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की उन्होंने जो 4 अवस्थाएं बताई है, उसमें किस अवस्था में बच्चा क्या होता है, किसी को देखकर, मतलब किसी को देखता है तो उनके दूसरों को मतलब नकल करके, अनुसरण करके क्या होता है, करना शुरू कर देता है उस चीज को। मतलब कोई चीज अगर देखता है तो उनका अनुकरण करना शुरू कर देता है। ऑप्शन ए क्या हमारा संवेदी गामक अवस्था। ऑप्शन बी हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन सी हमारा क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और ऑप्शन डी क्या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो एक बच्चा क्या होता है, जब छोटा बच्चा रहता है वो क्या करता है, किसी भी चीज को क्या होता है, किसी को देखता है तो उनका क्या करता है, अनुकरण करता है, अनुसरण करता है। ये जीन पियाजे की कौन सी अवस्था होती है, तो जीन पियाजे ने अपनी अवस्थाओं को 4 भागों में बांटा है, जैसा कि संवेदी गामक या संवेदी पेशीय अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक अवस्था। जिसमें से संवेदी गामक अवस्था आपको पता होगा 0 से 2 वर्ष तक की चलती है। इसके बाद पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक चलती है और मूर्त चलती है 7 से 11 वर्ष तक, और ये चलती हमारा 11 से 15 वर्ष तक या उससे ऊपर। तो ऐसे में अगर बात करें, एक बच्चा जो होता है वो अनुसरण, नकल इत्यादि करके सीखना किसमें करता है, हमारा जो पहली अवस्था होती है जिसे हम सेंसरी मोटर या फिर संवेदी गामक या इंद्रिय जनित गामक संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। हमारा ऑप्शन ए जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर बच्चे घटनाओं को भूत, वर्तमान और भविष्य काल के सही क्रम में याद रखना शुरू कर देते हैं। मतलब कहता है जीन पियाजे, इसमें भी वही दिया है, जीन पियाजे की कौन सी ऐसी अवस्था होती है, किस चरण में बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, घटनाओं को जैसे भूत, वर्तमान, भविष्य इत्यादि चीजों को याद करने में, सही क्रम में याद करना शुरू कर देते हैं। क्या वो संवेदी गामक अवस्था होती है, क्या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है, क्या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो ऐसे में अगर बात करें, एक बच्चा क्या होता है, भूत, वर्तमान, भविष्य को अगर सही क्रम में याद कर लेता है तो जीन पियाजे की कौन सी अवस्था मानी जाती है, वो कौन सी अवस्था, सी वाला ऑप्शन जो दिया है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था मानी जाती है। इसी में बच्चे में क्या होता है, विचारों की विलोमता, संरक्षण इत्यादि चीजों का क्या होता है, उनके अंदर धीरे धीरे प्रवेश होता है। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं। मतलब बात करता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार व्यक्ति किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहारों को जरूरत और इच्छाओं के संबंध में क्या करता है, जांचता है। ऑप्शन है अनुपात और दंड अभिविन्यास, बी है अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास, सी है कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, या डी है आंतरिक सापेक्षिक अभिविन्यास। तो उन्होंने क्या बताया, उन्होंने जो हमारे लॉरेंस कोहलबर्ग है उन्होंने 3 स्तर बताए हैं, ठीक है, नैतिक विकास 3 स्तर और उसमें 6 सोपान बताए हैं, ठीक है, जिसमें पूर्व परंपरागत और उत्तर परंपरागत उनके स्तर होते हैं। बाकी उसके अंतर्गत 2-2 क्या होते हैं, सोपान में बटे होते हैं। तो इसमें क्या होता है, कोई व्यक्ति अगर किस स्तर पर अपने और दूसरों के व्यवहार को जरूरत और इच्छाओं के संदर्भ में जांचते हैं तो हमारा किसमें होता है, वो हमारा होता है आंतरिक सापेक्ष अभिविन्यास। ऑप्शन डी हमारा जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, आंतरिक सापेक्ष अभिविन्यास में। अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में और की महत्व, मतलब किस चीज की महत्व पर बल दिया है या महत्व पर बल दिया है, किसने, लेव वाइगोस्की ने संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया में किस चीज पर महत्व दिया है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए संस्कृति, उपकरण और दंड पर क्या इन्होंने महत्व दिया है। ऑप्शन बी हमारा कहता है मनोवैज्ञानिक उपकरण और पुरस्कार पर इन्होंने बल दिया है। ऑप्शन सी है सामाजिक पारस्परिकता और चर्चाओं पर बल दिया है। ऑप्शन डी है जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा पर। तो आपको पता होगा लेव वाइगोस्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है। उन्होंने एक बच्चे के बारे में क्या कहा, बच्चा अपने समाज में क्या करता है,
कोई भी चीजों को अपने समाज से रिलेटेड करके उसको सीखता है। तो ऐसे में सामाजिक सांस्कृतिक उपकरण सही, लेकिन दंड दे दिया, ये गलत है। मनोवैज्ञानिक उपकरण पुरस्कार की बात नहीं की है। जैविक परिपक्वता और प्रतिस्पर्धा की बात इन्होंने नहीं की है, बल्कि सामाजिक पारस्परिक और क्या होती है जो चर्चाएं होती है, बच्चा क्या करता है समाज में क्या करता है, कोई भी चीजों को देखकर अपने बड़ों के द्वारा क्या होता है उसको सीखता है। ऐसे हमारा जो सी ऑप्शन दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी हमारा जो दिया है वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है, दिया है अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को की भूमिका निभानी चाहिए। मतलब एक अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस चीज की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को अवसर देने चाहिए। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस चीज की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को कैसे अवसर प्रदान करने चाहिए, देने चाहिए। ऑप्शन ए है सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने के लिए, बी है आदेशक जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के लिए, ऑप्शन सी कहता है जानकारी संभारक ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता, ऑप्शन डी है अनुदेशक अनुकरण करता। तो ये अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षिका क्या करती है, एक अध्यापिका को कैसे मतलब रहना चाहिए, क्या चीज की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को किस प्रकार अवसर देने चाहिए। क्या आदेशक जानकारी निष्क्रिय, निष्क्रिय की बात यहाँ पर ये तो ऐसे कट गया। जानकारी संभारक ज्ञान की वशीकृति ग्रहण करता ये भी गलत है। अनुदेशक अनुकरण करता ये बात नहीं होती, बल्कि हमारा क्या होगा उनको सुसाधक ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनाने के लिए उनको क्या करना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, अवसर देना चाहिए। ऐसे हमारा ऑप्शन जो पहला वाला दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। दिया है साथियों प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है। प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है। ऑप्शन ए है अध्यापक केंद्रीय शिक्षा शास्त्र, बी है अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, सी है मानकीकृत पाठचर्या और डी है व्यवहार का अनुकूलन। तो प्रगतिशील शिक्षा किस चीज पर समर्थन करती है, अध्यापक केंद्रीय शिक्षा नहीं होती है, मानकीकृत पाठचर्या व्यवहार का अनुकूलन, बल्कि आपको पता होगा अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन जो चीज होता है वही हमारा क्या होता है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आता है। ऑप्शन बी जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि बात करता है प्रगतिशील किस चीज का, क्या वो अध्यापक वो नहीं बाल केंद्रीय शिक्षा का समर्थन करती है। और मानकीकृत पाठचर्या व्यवहार का अनुकूलन ये सब चीजें क्या होती है उसमें नहीं आती है। अधिगम द्वारा जो अगर स्वयं का मूल्यांकन अगर बच्चा कर रहा है तो क्या होगा प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी जो दिया है वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। अनीता वैचारिक कौशल जैसे कि कारण प्रभाव संबंध का इस्तेमाल होने वाली पहेलियों और समस्याओं को काफी अच्छी तरह सुलझाती है। किसको किसको? पहेलियां और समस्याओं को। इसके बाद देखते हैं हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार अनीता के पास उच्च स्तर की बुद्धि है। मतलब कौन से उच्च स्तर की बुद्धि अनीता के पास है। अनीता का देखिए क्या कर रही है, वैचारिक कौशल जैसे कारण प्रभाव का संबंध इस्तेमाल करने वाली वो पहेलियां और समस्याओं को क्या करती है सुलझाती है। तो ऐसे में क्या होगा उसके अंतर्गत, क्या तार्किक गणितीय बुद्धि होगी, क्या संगीतीय होगी, क्या शारीरिक गति होगी या फिर अंतर्वैयक्तिक। तो अगर वो पहेली और समस्या को सुलझा रही है तो ऐसे में क्या होगी उसके अंतर्गत, क्या संगीतमय होगी, बिल्कुल नहीं संगीतमय नहीं होगी, ना शारीरिक होगी ना अंतर, बल्कि उसके अंदर क्या होगा ऑप्शन पहला जो दिया उसके अंतर्गत तार्किक गणितीय बुद्धि। तभी तो अगर तार्किक रूप से क्या करेगी समस्याओं का समाधान करने के लिए उस पर सोचेगी, तर्क करेगी, विचार करेगी, तो किसमें आएगा तार्किक गणितीय बुद्धि के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन पहला जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। बढ़ते हैं अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है हमारा। इसमें भी देखते हैं कथन और कारण दिया है। कहता है एक अध्यापिका को अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन देखिए हमारा क्या कहता है, एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए, अपने विद्यार्थियों को किसी कार्य पर काम मतलब किसी काम को करते समय अपने विचारों और चिंतन प्रक्रिया के मौखिकरण हेतु उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए। कथन तुम्हारा सही लग। आगे देखते हैं कारण क्या कहता है, निजी वाक विद्यार्थियों में उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशल के विकास में बाधक होता है। बिल्कुल गलत बात है साथियों। अगर बच्चा कोई भी कार्य स्वयं से अगर करके सीखेगा तो क्या करेगा, आसानी से उस चीज को सीखेगा और सीखने में उसकी रुचि भी बनी रहेगी। तो ऐसे में कथन तो हमारा सही है, लेकिन कारण क्या कहता है, निजी वाक जो विद्यार्थियों उच्चतर श्रेणी के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में बाधक होता है, ये हमारा गलत है साथियों, क्योंकि हमारा केवल इसमें क्या होगा कथन जो दिया वही क्या होगा सही होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। पहले वाला तो ए और आर दोनों सही है, गलत बात है। बी कहता है ए और दोनों से आर सही व्याख्या नहीं करता है, गलत बात है। ए सही है लेकिन आर गलत है। हमारा सी वाला ऑप्शन जो कहता है ए सही है लेकिन
आर क्या है, गलत है, यही ऑप्शन हमारा जो सी दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी हमारा जो दिया वही क्या होगा सही, क्योंकि हमारा कथन जो है वो सही है लेकिन हमारा जो कारण है वो क्या होगा यहाँ पर गलत साबित हुआ है। ठीक है, सी ऑप्शन जो दिया वही सही है। अगला देखते हैं प्रश्न दिया है, अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती हैं। अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती हैं। ऑप्शन ए, केवल अधिगमकर्ताओं से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से। क्या अधिगम स्तरों में व्यक्तिगत भिन्नताएं इस वजह से होती हैं। ऑप्शन बी, केवल वातावरण से संबंधित सांस्कृतिक कारकों की वजह से। ऑप्शन सी क्या कहता है कि व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतःक्रिया की वजह से। ऑप्शन डी है, न ही व्यक्तिगत और न ही वातावरणीय कारकों की वजह से। तो इसमें क्या हो सकता है, तो साथियों इसमें क्या होगा, अधिगम स्तर में व्यक्तिगत भिन्नताएं किस वजह से होती हैं। क्या व्यक्तिगत भिन्नताएं अगर हमको देखना है तो क्या केवल अधिगमकर्ता से संबंधित व्यक्तिगत कारकों की वजह से होगी, बिल्कुल नहीं। केवल वातावरण, भाई अगर अधिक बच्चा कोई भी सीख रहा है, जितना वातावरण का प्रभाव पड़ता है उतना क्या होगा उसके हमारा जो आनुवंशिकता होगी उसमें और संवेगात्मक शारीरिक विकास इत्यादि चीजों के द्वारा बच्चे पर क्या होता है प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में हमारा ये भी गलत है। और क्या कहता है, न ही व्यक्तिगत और न ही वातावरण, ऐसी कोई बात ही नहीं, बल्कि क्या होता है व्यक्तिगत और वातावरणीय कारकों की जटिल अंतरक्रिया की वजह से क्या होता है वो कोई भी भिन्नताएं उसमें दिखती है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ऑप्शन सी जो दिया है वही सही है। बढ़ते अगला प्रश्न देखते हैं। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए निरंतर रूप से समझाना चाहती है, उसे चाहिए मतलब किस चीज का इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब एक अध्यापिका क्या करती है, अपने विद्यार्थियों के अधिगम प्रगति को बिना एक दूसरे की तुलना किए भी निरंतर समझाना चाहती है, ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए, रचनात्मक मूल्यांकन, बी है योगात्मक मूल्यांकन, सी हमारा कहता है मूल्यांकन के अनिरंतर, और डी कहता है मानक संदर्भिक मूल्यांकन रूप। तो इसमें क्या होगा, एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करती है, उनको प्रगति कर एक दूसरे से बिना तुलना किए क्या निरंतर समझाना चाहती है। तो ऐसे में क्या कर रही है, क्या योगात्मक मूल्यांकन, बिल्कुल नहीं, मूल्यांकन अनिरंतर ऐसी बात है, बल्कि उनके अंदर वो क्या करेगी फॉर्मेटिव असल में हमारा जो होता है लर्निंग रचनात्मक मूल्यांकन उसके अंदर वो करना चाहती है। ऐसे हमारा क्या होगा ऑप्शन ए जो दिया है वही क्या होगा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबंधता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। कहता है कि सभी विद्यार्थियों में अपनेपन संबंधता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका मतलब विकसित करने के लिए एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कहता है ऐसे उदाहरण देने चाहिए जो रूढ़िवादिता को सक्रिय करे। क्या ऐसे उदाहरण देने चाहिए। ऑप्शन बी है केवल प्रभुत्व संस्कृतियों के त्योहार ही मनाए। ऑप्शन सी है गौड़ समझे जाने वाले समूहों से आने वाले विद्यार्थियों के अनुभव को अनदेखा कर दें। ऑप्शन डी हमारा देखिए क्या कहता है विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति सम्मान पैदा करें। बिल्कुल सही बात है। अगर हम क्या कर रहे हैं सभी विद्यार्थी अपनेपन और संबंधता की भावना विकसित करने के लिए एक अध्यापिका उनके अंतर्गत क्या करना चाहिए। क्या ऐसे उदाहरण जो रूढ़िवादिता को सक्रिय करना ये बिल्कुल गलत होगा। केवल प्रभुत्व संस्कृति और गौड़ अनदेखा करना नहीं, बल्कि क्या होगा ऐसे विद्यार्थियों में विविधता और व्यक्तिगत भिन्नताओं के प्रति क्या करना चाहिए उन्हें सम्मान पैदा करना चाहिए। उनको कहना चाहिए समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे क्या होते हैं एक समान होते हैं और हमको सभी बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए। ऑप्शन डी हमारा जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कहता है। दिया है विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है। क्या सहायक नहीं, इस चीज को ध्यान देंगे आप लोग। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास के हेतु निम्न में से क्या सहायक नहीं है। ऑप्शन ए क्या विचारों की अनम्यता रिजिडिटी ऑफ थॉट्स। इसके बाद क्या है मेटाकॉग्निशन अर्थात हमारा दूसरा दिया परसंज्ञान, स्व पूछताछ और स्व आकलन और सुझाए समाधानों का मूल्यांकन। तो अगर विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन के विकास हेतु क्या होता है परसंज्ञान भी सही होता है, स्व मूल्यांकन भी होता है, सुझाए समाधान, लेकिन क्या होती है विचारों की अनियमितता इसमें शामिल नहीं होती है। हमारा ऑप्शन जो दिया है वही पहला वाला जो दिया है वही सही होगा, क्योंकि विचारों की अनियमितता क्या होती है ऐसे इसमें शामिल नहीं होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा निम्न में से किनकी जरूरतों को पूरा करती है। प्रश्न हमारा है समावेशी शिक्षा निम्न में से किसकी जरूरतों को पूरा करती है। ऑप्शन ए है विकलांगता से जूझते विद्यार्थियों की, बी है भावनात्मक मुश्किलों से जूझते विद्यार्थियों की, सी कहता है हमारा विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है, और डी कहता है निम्न सामाजिक आर्थिक स्तर से आने वाले विद्यार्थियों की। तो हमारी समावेशी शिक्षा क्या कहती है, हम पहले बता चुके समावेशी शिक्षा हमारी यही कहती है
कि कोई भी बच्चा किसी भी धर्म समुदाय क्षेत्र से अगर आता है, किसी भी मतलब उसकी जो बोली भाषा, हमको उसके आधार पर क्या करना है, हमको शिक्षा, सभी बच्चों को एक समान शिक्षा हमको देनी है। ठीक है, तो ऐसे में विकलांगता से संबंधित बात ये भी सही है, और भावात्मक मुश्किलों से जो जूझ रहे हैं उनके लिए भी सही है, और वो विद्यार्थी जो प्रतिभा संपन्न है भाई, उनको भी हमको शिक्षा देनी है, और निम्न आर्थिक स्तर। ऐसे में हमारा जो चारों ऑप्शन दिया वो क्या होगा यहाँ पर सही होगा। तो पहला, दूसरा, तीसरा जो हमारा डी ऑप्शन है वही क्या होगा इसमें सही होगा। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा के बारे में चारों बातें इसमें सही कही गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष रूप से संबंधित है? विषय वस्तु को पढ़ते समय अक्षरों और शब्दों को हटा देना, जोड़ देना और उनमें फेरबदल कर देना निम्न में से किससे सापेक्ष संबंधित है? क्या प्रमस्तिष्क जिसे हम सेरेब्रल पैल्सी बोलते हैं, क्या डिस्लेक्सिया पठन वैकल्प, क्या ऑटिज्म जो स्वलीनता होती है, या लोकोमोटर डिसेबिलिटी गतिमान अक्षमता? तो इसमें क्या होता है, शब्दों अक्षरों को, जैसे बच्चा क्या करता है, 9 को 6, 6 को 9 समझने लगता है, जैसे सा को वाज और वाज को सा समझिए, किसमें होता है ये क्या होता है, हमारा जो पठन में डिस्लेक्सिया होता है, इसमें क्या होता है, एक बच्चे में होता है। ऑप्शन बी हमारा जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे प्रश्न आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? मतलब स्वलीनता, हमारी स्वप्रायता जो होती है, ऑटिज्म जो बोलते हैं हम उसको, ये किस रूप से नकारात्मक रूप से निम्न में से किसे प्रभावित करती है? ऑप्शन ए दिया है सामाजिक और संप्रेषण कौशल, बी है दृष्टि, सी है एकाग्रता की क्षमता, या शारीरिक समन्वय। तो स्वलीनता सापेक्ष और नकारात्मक रूप से किसको प्रभावित करेगी? क्या शारीरिक समन्वय? बिल्कुल नहीं। एकाग्रता की क्षमता को नहीं प्रभावित करना है, ही दृष्टि को, बल्कि हमारा सामाजिक और संप्रेषण कौशल जो होगा इसको क्या करेगी, ये प्रभावित करेगी। स्वपरायता या फिर स्वलीनता जो हमारा होता है सामाजिक और संप्रेषण कौशल को प्रभावित करेगा। ऑप्शन हमारा जो पहला दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। कौन सा? ऑप्शन पहला। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ निम्न में से कौन सा सही है? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सी बातें सही कही है? उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं हो सकती है। क्या ये बातें हो सकती हैं? उनमें मानसिक क्रियाओं की उत्क्रमणिता की कमी होती है, उनमें जिज्ञासा की भावना बहुत क्षीण होती है, या फिर वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। मतलब दे डिस्प्ले फ्लुएंसी एंड इलेबोरेशन इन एक्सप्रेशन। मतलब क्या होता है, वो अभिव्यक्ति में क्या करते हैं, प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। क्या जो प्रतिभाशाली उन्हें कभी भी अधिगम अशक्तता नहीं होती है? ये बातें बिल्कुल गलत है। उन्हें मानसिक क्रियाओं की कमी होती है और ना ही भावना क्षीण, बल्कि क्या होती है उनमें, वो अभिव्यक्ति में प्रवाह और विवर्धन दर्शाते हैं। हमारा ऑप्शन जो डी दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा कि प्रतिभाशाली जो विद्यार्थी होते हैं वो क्या होते हैं, सृजनशील विद्यार्थी माने जाते हैं और उनकी बुद्धि लब्धि टर्मन के अनुसार 140 के ऊपर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन निम्न में से कौन सी पद्धति सहायक होगी? किसकी बात करता है? श्रवण बाधिता से। श्रवण बाधिता से जूझते विद्यार्थियों के सफल समावेशन निम्न में से कौन सी पद्धति क्या होती है, सहायक होती है? ऑप्शन ए है चलचित्र और वीडियो को बिना उपशीर्षकों को दिखाना, बी कहता है मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान रूप में इस्तेमाल करना, सी कहता है संप्रेषण के मौखिक रूप को दृश्य रूप से परिपूर्ण करना, और डी है जानकारी प्रस्तुत करने के लिए अधिकतर व्याख्यान विधि का प्रयोग तो बिल्कुल नहीं होगा। अगर एक बच्चा स्वर्ण बाधित रूप से उसको प्रॉब्लम हो रही, समस्याएं हो रही, सफल समावेशन कौन सी पद्धति सहायक होगी उसके लिए? चलचित्र और वीडियो बिना उपशीर्षकों को दिखाना, ये तो बिल्कुल गलत बात है। मौखिक रूप से मूल्यांकन के प्रधान इस्तेमाल, ये भी नहीं होगा, बल्कि उनके अंदर संप्रेषण के मौखिक रूप से दृश्य रूप से परिपूर्ण करना। ऑप्शन सी हमारा जो दिया है बहुत ही सटीक उत्तर दिया है इसमें, ऑप्शन सी जो दिया वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बच्चे किस ओर से किस ओर चलते हैं? मतलब क्या अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं, क्या सांकेतिक से चित्रात्मक की ओर, क्या विशिष्ट से सामान्य, या फिर सरल से जटिल? तो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा प्रश्न आप लोग पढ़े हुए होंगे कि बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सरल से जटिल की ओर चलते हैं। ऑप्शन डी जो दिया है वहीं पे क्या होगा यहाँ पर सही होगा कि बच्चे सरल से जटिल की ओर सीखते हैं। ये बातें आपकी क्या है सही है। अगला प्रश्न है। निम्न में से कौन सी अधिगम युक्त जानकारी के प्रक्रमण में प्रभावशाली नहीं होगी? निम्न में से कौन सी युक्ति अगर कोई भी जानकारी के प्रक्रमण हमको हासिल करना है उसमें प्रभावशाली नहीं होगी? ऑप्शन ए हमारा कहता है अधोरेखांकन और चिन्हांकित करना, ऑप्शन बी है स्मृति सहायक और विधियों का प्रयोग करना, ऑप्शन डी क्या हमारा है उदाहरण सृजन करना या निष्क्रिय अनुवाचन।
तो अगर हमको क्या करना है, कौन से अधिगम युक्ति जानकारी के प्रभाव में प्रभावशाली नहीं होती, तो अधोरेखांकन चिन्हांकित करना, ये भी क्या है, चिन्हांकित करना सही है, सहायक विधियों का प्रयोग सही है व्यवहार, लेकिन यहाँ निष्क्रिय दे दिया है, तो ऐसे आपका क्या होगा, नकारात्मक शब्द होता है। ऑप्शन डी नहीं पूछा भी है तो हमारा डी ऑप्शन जो दिया है वही क्या होगा यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या कहता है, इसमें भी देखिए कथन और कारण को पूछा है, देखिए क्या चीजें दी गई है। देखिए कथन को, अभिकथन को देखते हैं। किसी संप्रत्यय को पढ़ाते समय एक अध्यापक को उदाहरण और गैर उदाहरण दोनों पर ही चर्चा करनी चाहिए। भाई हम किसी भी बच्चे के सामने कोई भी बातों को, अगर कोई भी पाठचर्या मान ली टॉपिक उठा रहे हैं, उसमें क्या करना है, हमको गैर और जो गैर उदाहरण होते हैं उसको भी देखना है, और जो उदाहरण होते हैं उस पर भी क्या होना, हमको ध्यान देकर बच्चे की पठन पाठचर्या में भाग लेना है। तो ऐसे हमारा कथन जो होता है वो सही है। देखते कारण क्या कहता है, गैर उदाहरण विद्यार्थियों को भ्रमित कर देते हैं और किसी संप्रत्यय को पढ़ाने के लिए अप्रासंगिक होते हैं। तो ये तो बातें सरासर गलत है। अगर हम बच्चे को व्यवहार रूपी अगर गैर उदाहरण कोई भी चीजों को अगर दे रहे हैं, तो क्या ऐसे में वो उनको भ्रमित करेंगे? भाई उनसे अगर समाज से रिलेटेड कोई भी चीज अगर उनके व्यवहार में जो चीजें दर्शाई गई दिखाई जाती है उससे अगर करके हम उनको अगर बताएंगे तो क्या वहां पर वो भ्रमित करेंगे? गलत बात, ये सरासर आपका क्या होगा यहाँ पर गलत होगा। तो ऐसे हमारा पहला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, मतलब इसमें केवल कथन सही होंगे, कारण तो सरासर उसमें गलत ही हो गया। तो ऐसे में दोनों सही आर्य व्याख्या करता है कि ये क्या होगा, गलत होगा, और दोनों सही आर्य व्याख्या करता नहीं, लेकिन क्या होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है। हमारा सी वाला ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि बात हमारी ए सही है लेकिन आर इसमें क्या होता है, गलत होता है। सी ऑप्शन जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। राधिका अपने विद्यार्थियों को किसी परिस्थिति को विविध रूप से प्रस्तुत करने, मतलब कोई भी परिस्थिति एक बच्चे के सामने, अपने विद्यार्थियों के सामने प्रस्तुत करने, समझने, मूल्यांकन करने और प्रतिबिंबित करने के लिए प्रोत्साहित करती है। ऐसा करके वो अपने विद्यार्थियों के चिंतन को, विकास को, मतलब किस चिंतन के विकास को सुसाधित कर रही है। ऐसे में क्या कर रही है, जो राधिका अपने बच्चों में क्या कर रही है कि विविध रूप से, मतलब किसी भी परिस्थिति को उसके सामने दे रही है, उसका क्या करना है, अवलोकन करने के लिए कह रही है। आप इस चीज को देखिए, समझिए, तर्क विचार इस पर करिए, कैसे कैसे क्या होता है। तो ऐसे में क्या होता है, उनके अंदर अपसारी चिंतन होगा, अविसारी चिंतन विकसित कर रही है, बाह्य रूप से अनुकूलित कर रही है, अतार्किक, ना कि अतार्किक कर रही है, ना उन्हें बाह्य रूप से अनुकूलित, ना अवसारी, लेकिन उनके अंदर क्या हो रहा है, अवसारी चिंतन का विकास हो रहा है। ऐसे में अगर खुद से कोई कार्य को, किसी भी परिस्थिति को वो समझेंगे, करेंगे, स्वयं से अगर मूल्यांकन करेंगे, तो ऐसे में क्या होगा, उनके अपसारी चिंतन, ऑप्शन ए जो दिया है वही क्या होगा, उनके अंदर विकसित होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशलों के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें किस इस्तेमाल के हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। मतलब अपने विद्यार्थियों में अग्रिम श्रेणी के समस्या समाधान कौशल के विकास हेतु एक अध्यापक को उन्हें किस चीज के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन है अनुक्रिया समुच्चय, बी है प्रयत्न त्रुटि विधि, और सी है अनुरूपक चिंतन, और डी है क्या, कंठस्थीकरण। कंठस्थीकरण नहीं होगा और रिस्पॉन्स सेट नहीं लगा, लेकिन इसमें जो आयोग माना था साथियों, इसमें बी और सी दोनों ऑप्शन को उन्होंने माना है कि एक विद्यार्थी अगर समस्या समाधान कौशल को विकसित करना चाहते हैं उसके अंदर वो क्या होगा, प्रयत्न त्रुटि और अनुरूपक चिंतन, जिसे एनालॉजिकल क्या कहते हैं, थिंकिंग कहते हैं, और हिट एंड ट्रायल मेथड। इसमें हमारा बी और सी दोनों ऑप्शन क्या होंगे, सही होगा, क्योंकि आयोग ने इसको बी और सी दोनों आंसर को माना है। ध्यान दीजिएगा, प्रयत्न त्रुटि विधि और अनुरूपक चिंतन दोनों को इसने माना है। ऑप्शन बी और सी दोनों क्या होंगे, यहाँ पर सही होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया का निरीक्षण करने, प्रतिबिंब करने और तदनुसार रूपांतरण करने की क्षमता को क्या कहा जाता है। अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को निरीक्षण करने, प्रस्तुत करने, तदनुसार उनको क्या करना है, क्या कहा जाता है, करने की क्षमता क्या होती है, क्या वो कंठस्थीकरण होती है, विस्मरण होती है, चयनात्मक या फिर परासंज्ञान होती है। तो अगर अपनी स्वयं की चिंतन प्रक्रिया को निरीक्षण करने, प्रतिबिंबित करने, तदनुसार उनको रूपांतरण करने की प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, मेटाकॉग्निशन, जिसे हम परसंज्ञान के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी हमारा जो दिया वही क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुश्रवण। जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसे कि अनुसरण क्या होता है, व्यक्तियों की भावनात्मक स्थिति से संबंधित नहीं है। बी है भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित होते हैं। सी कहता है नकारात्मक भाव जैसे कि उच्च स्तरीय चिंता से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, और डी कहता है सकारात्मक भाव जैसे कि जिज्ञासा से सकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं। तो जानकारी प्रक्रमण कौशल जैसा कि अनुश्रवण व्यक्ति भावनात्मक स्थिति संबंधित नहीं है, बिल्कुल गलत बात है। बाकी भाव को जैसे कुछ स्तरीय चिंतन से, ये भी गलत होगा आपका। और सकारात्मक रूप से भावनाओं चिन्ह, नकारात्मक रूप की कोई बात ही नहीं, बल्कि क्या होगा, वो भावनाओं से महत्वपूर्ण रूप से क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। ऑप्शन बी हमारा जो दिया है वही क्या होगा, यहाँ पर सही होगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी जो दिया है वही सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
के लिए सीखना बाह्य प्रेरणा का उदाहरण, मतलब किसके लिए सीखना बाह्य प्रेरणा का उदाहरण है? जानने की उत्सुकता की पूर्ति, संप्रत्यय को समझने की पूर्ति, दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने की, या संदेहों को दूर करने। बाह्य प्रेरणा की बात करता है, जानने की उत्सुकता की पूर्ति क्या होगा? ये बाह्य प्रेरणा नहीं होगी साथियों। और संप्रत्यय, कोई भी संप्रत्यय समझने, ये भी क्या आंतरिक रूप से कोई भी समझेगा। संदेहों को दूर करेगा, मतलब उसकी जो मतलब कोई भी चीज अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको जो डाउट है उसको क्लियर करेगा, वो भी क्या होंगे? वो भी तो हमारे क्या होंगे? आंतरिक। लेकिन जो दोस्तों के बीच क्या होगा, बच्चा क्या करता है जब वो क्या कोई भी चीज सीखता है, अगर उसको सीखना है, अगर दोस्त उसको क्या कहते हैं, भाई इस चीज को आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं, तो ऐसे में यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर वो दोस्तों के बीच लोकप्रियता पाने के लिए क्या कर रहा है? सीख रहा है। ऑप्शन सी हमारा जो दिया है वही सही होगा। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर, अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण होता है अगर विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक प्रवेश से संबंधित हो, शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक केंद्रित हो। क्या बात सही है कि शिक्षा शास्त्र मुख्यतः अध्यापक से केंद्रित हो? बढ़ते आगे देखते हैं। अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो। डी कहता है विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के अवसर न दिए जाए, अधिगम लक्ष्य प्रदर्शन अभिमुखी हो, और शिक्षा शास्त्र मुख्य अध्यापक केंद्रित नहीं होना चाहिए, वो बाल केंद्रित होना चाहिए। तो विषय वस्तु विद्यार्थियों के सामाजिक परिवेश से अगर संबंधित रहेगी तो अधिगम सबसे अधिक प्रभावशाली और अर्थपूर्ण साबित होगा। ऑप्शन पहला ही जो दिया वही क्या होगा हमारा? सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, और लास्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है? निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को सुसाधित करता है? ऑप्शन ए है योग्यता का वार्षिक मत, आसपास में विकर्षण, भाषा से अनभिज्ञता, तंत्रिका संबंधी न्यूनता। तो कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित सुसाधित करता है? ये क्या होगा? तंत्रिका संबंधी न्यूनता की कोई बात ही नहीं होती इसमें, और भाषा से अनभिज्ञता और विकर्षण, बल्कि क्या होगा? योग्यता का वार्षिक मत जो है वो क्या होगा? अधिगम को सुसाधित बनाता है। ऑप्शन ए वाला जो दिया है वही क्या होगा? सही होगा। तो ये थे साथियों हमारे आज के 30 प्रश्न जो क्या हुए? कंप्लीट हुए। तो आप हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को क्या करें? ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और क्या करें? हमारे वीडियो को क्या करें? कमेंट करें। तो साथियों आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हमारा साथ देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।